में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागत या विविधता का सिद्धांत। इसमें हम आज देखेंगे 17वां भाग। इसके पहले वीडियो में हमने लिंग निर्धारण जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए, उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ा और उसमें कितने प्रकार के लिंग निर्धारण पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। जो आज का टॉपिक है वह है मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड में सीधे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं आज का, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हमको पता है अगर हम मानव की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो पहले उसकी एक एक कोशिका को हम समझते हैं। मानव की जो संरचना है वो कोशिकाओं से बनी है। शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कायिक कोशिका, और जो जनन में भाग लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका। तो प्रत्येक मानव की जो कोशिका होती है, अगर हम एक कोशिका की संरचना देखते हैं तो ये एक तरीके से ये कोशिका होती है जो घिरी होती है किससे, कोशिका कला से, और उसके मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और इसी में क्या होते हैं, गुणसूत्र जैसी संरचना पाई जाती है। और यह गुणसूत्र की जो संख्या होती है, यानी जो मानव की कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह होती है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मानव की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। मानव में XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। XY प्रकार का क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। और लिंग निर्धारण यानी जो लिंग होता है, जो उसमें सेक्स होता है उस मानव में, वो इन 2 गुणसूत्रों के द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि मनुष्य की द्विगुणित कोशिका, ये द्विगुणित शब्द क्या होता है, तो द्विगुणित वो शब्द होता है जब गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, द्विगुणित। जैसे आपको पता है कि जो आप मौजा पहनते हैं वो जोड़े में होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो जोड़े में पाई जाती हैं उनकी बनावट एक जैसी होती है, तो उन्हें वह क्या कहलाते हैं, अगर गुणसूत्र की बात हो रही तो द्विगुणित होते हैं। उनको हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। और मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अब जोड़े की बात होती है तो यहाँ पे अगले पॉइंट में क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जोड़े का क्या मतलब होता है। अगर हम आपसे गणित की तरफ पूछें कि यदि 46 हैं तो इसको अगर हम जोड़े में बनाएं तो कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 23 जोड़े। तो अब ये 23 जोड़े क्या होते हैं इसको समझते हैं। गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, यानी 2 गुणसूत्र, 1 नंबर वाला और दूसरा तो साथ में रहेगा तो एक जोड़ा कहलाएगा। इसी तरीके से तीसरा और चौथा साथ में रहेगा, एक कहलाएगा। यानी इन 46 गुणसूत्रों में जो यदि पहला गुणसूत्र है वह दूसरे के साथ है तो ये क्या कहलाएगा, एक जोड़े गुणसूत्र। फिर यही गुणसूत्र तीसरा गुणसूत्र किसके साथ है, चौथे के साथ है, तो यह दूसरा जोड़ा। इस तरीके से 23 जोड़े मनुष्य के कोशिकाओं में बनते हैं, जिन्हें इन जोड़ों को हम क्या कहते हैं, जिसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। समजात यानी जिनके जात यानी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उन समजात गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो मनुष्य में 23 जोड़े क्या पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या है संख्या, 23 जोड़े। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। अब ये जो 23 जोड़े होते हैं क्या एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। स्त्री और पुरुष में 22 जोड़े समान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेल और फीमेल होती हैं, यानी स्त्री और पुरुष होते हैं, उनमें जो 22 जोड़े होते हैं शुरू के, वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी जो शरीर, जो गुणसूत्र स्त्री के शरीर को बनाता है, जो 22 गुणसूत्र पुरुष के शरीर को बनाते हैं, वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। दोनों में एक तरीके से समान पाए जाते हैं 22वें जोड़े, जिन्हें क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। अलिंग का क्या मतलब हुआ कि यह लिंग निर्धारण यानी सेक्स के समय यह निर्धारित नहीं करेंगे कि लड़का होगा या लड़की। तो जो 22 जोड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलिंग गुणसूत्र, जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है, अगला पॉइंट 23वें जोड़े की बात करते हैं।
ये जो 23वां जोड़ा होता है, लास्ट वाला जोड़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण है किसमें, लिंग निर्धारण में। होता क्या है कि जो नर होते हैं उस 23वें जोड़े में एक क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और दूसरा क्या होता है, वाई गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो 23वां जोड़ा होता है उसमें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये समजात हैं। एक क्या होता है एक्स और दूसरा क्या होता है वाई, दोनों अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि मादा में एक क्या होता है, एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा भी क्या होता है, एक्स गुणसूत्र होता है। तो इन जो 23वें जोड़े होते हैं यह लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 23 जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य में, उसमें 22 जोड़े क्या होते हैं, अलिंग होते हैं, जो सेक्स का निर्धारण नहीं करते, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, और यह क्या करता है, सेक्स का निर्धारण करता है। अब बात आती है कि कैसे जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिकाएं वह कोशिकाएं जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, गैमीट कहते हैं, और ये बनती कहाँ है। अगर हम बात करते हैं नर में, तो शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन। शुक्राणु को हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, तो इसीलिए इस प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पाई जाती है, वृषण। एक जोड़े टेस्टिस, एक जोड़े क्या होते हैं, टेस्टिस या वृषण पाए जाते हैं पुरुष में, जिसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब इन शुक्राणुओं में जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 44 और ये 2 46, यानी जो जोड़ों को है इस तरीके से हमने इसको विस्तार में लिख दिया है कि जो नर जनन कोशिकाएं होंगी उनमें 44 और 2 ये कितने हो गए, 46, इन जोड़ों को दिखाया, तो उनमें 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन जनन कोशिकाओं में एक विशेष विभाजन होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं का एक विशेष गुण है, यानी जहाँ पे जनन अंग पाए जाएंगे, वृषण होगी, अंडाशय होगा, फूलों की बात करें तो पुंकेसर हो, स्त्री केसर हो, तो वहाँ पे जो विभाजन पाया जाता है वह क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ समझते हैं, तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी ये जो द्विगुणित कोशिका है यह अब क्या हो जाएगी, अगुणित हो जाएंगे, इनके समजात गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इनके जोड़े अलग हो जाएंगे। तो जैसे अलग होगा तो 44 का 2 भाग कर दिए तो 22, यानी अगर हम 44 को काटते हैं तो 22 इधर और 22 इधर, तो ये हो गया, और ये वाला x यहाँ आ गया और ये वाला y यहाँ आ गया। तो इस तरीके से जो नर में होता है, एक युग्मक कोशिका से, एक जनन कोशिका से 2 युग्मकों का निर्माण होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। इनमें क्या होता है, 50% X प्रकार के होते हैं और 50% क्या होते हैं, Y प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। ये हुई नर की बात कि नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 50% होंगे X गुणसूत्र को लेके और 50% होंगे Y गुणसूत्र को लेके। अब बात करते हैं मादा में। मादा यानी स्त्री में जो जनन यानी गैमीट का निर्माण होता है वह प्रक्रिया कहलाती है अंडजनन। यानी स्त्रियों में किसका निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम डिंबाणु या अंडाणु कहते हैं। इस प्रोसेस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis पाया कहाँ जाता है, स्त्रियों में एक जोड़ी क्या होती है, अंडाशय होती हैं, ओवरीज होती हैं, और इन्हीं अंडाशय में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह क्या होती है, एक्स सेल का निर्माण होता है, अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे पुरुषों में हुआ अर्धसूत्री विभाजन से, सेम वही चीज़ वहाँ पे होती है, लेकिन एक अंतर है वहाँ पे, इसको समझते हैं। इसमें क्या हुई, द्विगुणित कोशिकाओं में 44 गुणसूत्र प्लस एक्स और एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो स्त्रियाँ होती हैं उनमें 23वें जोड़े में पहले हम पढ़ चुके हैं, दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। तो यही एक्स एक्स यहाँ पे भी हुआ 23वां जोड़ा। अब इसमें युग्मक का निर्माण हुआ तो 22 प्लस एक्स, 22 इधर आ गए, ये वाला एक्स यहाँ आ गया, इसी तरीके से 22 शेष बचे तो 22 यहाँ आ गया और एक्स। तो ये क्या होता है, 22 प्लस एक्स क्या होते हैं, गुणसूत्र लेके किनका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अब दोनों युग्मक यानी गैमीट का निर्माण हो गया। अब किसकी बारी आती है, निषेचन की।
तो यहाँ पे निषेचन के दौरान दो स्थिति पैदा होती है। हमको पता है कि जो नर हैं उनमें क्या होते हैं, दो पाए गए शुक्राणु, एक एक्स वाला एक वाई वाला, और ये विषम हुए, अलग अलग हुए, इसीलिए लिखा गया है कि नर में विषम युग्मता, हेट्रोगैमेटी पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो नर होते हैं उनमें जो युग्मक बनेंगे वो विषम होंगे, अलग अलग होंगे, एक एक्स होगा एक वाई होगा, इसीलिए इसमें विषम युग्मता पाई जाती है। जबकि मादा में क्या है, विषम युग्मता नहीं पाई जाती है, यहाँ पे सम युग्मता यानी होमोगैमेटी पाई जाती है। अब बात आती है निषेचन के समय दो स्थितियाँ बनती हैं। क्या क्या बनती हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली स्थिति कि जब फीमेल के अंडाणु से शुक्राणु मिलने जाता है, तो यदि उसका वो वाला शुक्राणु मिला जिसमें क्या था, वाई, ध्यान से देखिएगा, जिस शुक्राणु के लास्ट में वाई था, 23वें जोड़े वाला वाई आ गया था, वह जब अंडाणु के साथ मिलता है, तो आपको भी पता है कि जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं, नर और मादा युग्मक, तो इसी को क्या कहते हैं, निषेचन। तो यहाँ पे इस अंडाणु से जब ये 22 वाई वाला क्या होता है, शुक्राणु मिलता है, तो उस जाइगोट में यानी उस भ्रूण में, उस बच्चे में जो गुणसूत्र आते हैं 22 और 22 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 44, ये एक्स आया और ये इसका वाई। आपको भी पता है जब इस बच्चे में एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई जब 30वां जोड़ा होगा तो आपको पता है क्या होगा, लड़का होगा, वह संतान लड़का होगा। तो यहाँ निर्धारित किसने किया, शुक्राणु ने। यदि शुक्राणु में वाई जा रहा है तो वह अंडाणु से मिलकर बच्चे का निर्माण यानी बॉय का निर्माण करेगा, लड़के का निर्माण करेगा। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा अंडाणु में क्या है, 22 + x है, और इनमें जो शुक्राणु मिल रहा है उसकी भी क्या है, 22 + x, यानी यहाँ पे y वाला शुक्राणु मिला और यहाँ पे x वाला। तो जैसे x वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिला, निषेचन की प्रक्रिया हुई, दोनों आपस में मिले, तो उस संतान में कितने आए, 22 और 22 कितने हुए, 44। ये x और ये x दोनों आके x हो गया। आपको भी पता है जब 30वां जोड़ा x और x हो गया तो संतान क्या हो जाएगी, लड़की, गर्ल हो जाएगी। तो इसमें जो संतान होगी वह लड़की उत्पन्न होगी। तो यहाँ लिंग निर्धारण की दो स्थितियाँ बनी। यदि शुक्राणु में y है और तो वह संतान लड़का होगा, यदि शुक्राणु में x है तो वह संतान क्या होगी, लड़की होगी। तो इस पूरी बात से यहाँ पे समझ में आ गया कि मानव में XY प्रकार का, जिसको मैंने शुरू में छोड़ दिया था, X और Y गुणसूत्र हैं जो निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। और यहाँ पे एक विशेष बात कि जो ये लिंग निर्धारण है वह निर्धारित किसके द्वारा होता है, मादा या पुरुष के द्वारा, स्त्री के यानी स्त्री या पुरुष के द्वारा। तो यहाँ उत्तर आराम से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लिंग निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है। पुरुष में ही दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, और यही शुक्राणु निर्धारित करते हैं कि अगर x जा रहा है तो लड़की होगी, अगर y वाला शुक्राणु जा रहा है तो लड़का हो रहा है। पुराने समय में क्या होता था कि यदि किसी के यहाँ लड़कियाँ हो रही हैं तो उसका दोषी जो है स्त्री को माना जा रहा था, जो कि एक रूढ़ी थी, एक गलत परंपरा थी। जब विज्ञान की बात हुई, लोगों में जागरूकता हुई, तब यह पता चला कि स्त्रियों में यानी मानव में जो लिंग निर्धारण होता है उसका पूरे जिम्मेदार किसकी होती है, पुरुष के शुक्राणुओं की होती है। यदि x है तो लड़की होगी, यदि y गुणसूत्र मिल रहा है अंडकोशिका से तो वो लड़का होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।